हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग 3D या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट या कुछ बेसिक फार्मूला लेके आए हैं जो क्लास 12th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का पेपर 2 का ग्रुप डी में जो आपको 3D पढ़ना था दोस्तों, उसको पढ़ने आपको कोई परेशानी नहीं हो और बहुत सारे क्वेश्चन एज ए फार्मूला ही दिए जाते हैं, तो आपको उसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। तो चलिए हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी फार्मूला है या जो भी आपको कंसेप्ट है उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से चलेंगे दोस्तों। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी दो पॉइंट है, मान लो से यहाँ से एक पी कोई पॉइंट है और यहाँ कोई क्यू पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया x1, y1, z1 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट आपको x2, y2, z2 दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब सबका रूट चढ़ा लोगे या इसको ऐसे भी लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में सेक्शन फार्मूला में दोस्तों। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, से मान लो से यहाँ से कोई दो पॉइंट आपको दिया गया है, ए और बी आपको दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1, z1 दिया गया है, इसका x2, y2, z2 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और p कोई पॉइंट है, इंटरनली कोई पॉइंट है जो कि m/n रेशियो में डिवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यही लिखता है यहाँ सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए आ रहे थे दोस्तों। इफ पी x, y, z डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स a x1, y1, z1 एंड b x2, y2, z2 इन द रेशियो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो यह जो p का कोऑर्डिनेट हो जाता दोस्तों, यहाँ से m x2 प्लस n x1, ठीक है, कॉमा सॉरी बटा m प्लस n फिर कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n कॉमा m z2 प्लस n z1 बटा में m प्लस n हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में फॉर एक्सटर्नली डिवीजन दोस्तों। ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन में क्या कहेगा आपको, यहाँ a और b कोई आपको पॉइंट दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, z1 है, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 है, और p कोई एक पॉइंट इस तरीके से जो है जो कि a और b को एक्सटर्नली यानी बाह्य विभाजन करता है। क्या, यहाँ से यहाँ का रेशियो है m और यहाँ से यहाँ का रेशियो है n दोस्तों। ठीक है, तब यह p का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, यही आपसे यहाँ से पूछ रहा था। तब p का कोऑर्डिनेट हो जाता है यहाँ से बस जो आप इंटरनली डिवीजन में जो देखे तो वहाँ प्लस होता था, तो यहाँ क्या कर लोगे, यहाँ सिर्फ माइनस कर लोगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, m x2 माइनस n x1 होल बटा m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 बटा में m माइनस n कॉमा m z2 माइनस n z1 बटा m माइनस n हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग a x1, y1, z2 एंड b x2, y2, z2 इज गिवन बाई दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो से यह कोई एक पॉइंट है, लाइन है दोस्तों। ठीक है, और इसका यह कोई पॉइंट A है, यह आपका B है, और यहाँ से यह कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में है दोस्तों। ठीक है, P है, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, यही आपसे कह रहा था। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से x1 प्लस x2 बट्टा 2, फिर यहाँ y1 प्लस y2 बट्टा में 2 कर लोगे, यहाँ से z1 प्लस z2 बट्टा में 2 कर लोगे दोस्तों। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना, x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, y के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, 2 से भाग करना है, z के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस a x1, y1, z1 b x2, y2, z2 एंड c x3, y3, z3 देने क्या होगा दोस्तों। मान लो से यहाँ कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है a का x1, y1, z1, b का दिया गया x2, y2, z2 और c का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको x3, y3, z3 दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो आपको यह सेंट्रॉइड बनता है उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ सेंट्रॉइड को आप डिनोट किया जाता है जी से, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 होल बटा 3 कॉमा
y1 प्लस y2 प्लस y3 होल बटा 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बटा 3 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे 3 से भाग कर देंगे, y के कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे 3 से भाग कर दोगे और z के कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे 3 से भाग कर दोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ डाले हुए हैं क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। अगर किसी भी दो लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया गया हो दोस्तों, तो इसके बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यह आपका कोई एक लाइन है L1 है, या आपका कोई लाइन दूसरा लाइन है L2, इसको मान लिए। इन दोनों के बीच का एंगल हम क्या माने हैं दोस्तों, यहाँ से थीटा मान लिए। इस L1 का जो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया गया है वह L1 क्या दिया गया है इसका, तो L1 M1 N1 दिया गया है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन जो आपको दिया गया है L2 M2 N2 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही कहता है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 हुज डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रेस्पेक्टिवली, देन इसके बीच का एंगल हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बस क्या करोगे, दोनों डायरेक्शन कोसाइन को आप मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे दोस्तों, वही क्या होगा, तो उसके बीच का एंगल निकल जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कुछ कंडीशन होता है दोस्तों, उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, यही अगर कोई दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कुछ इस तरीके से हो जाए या इस तरीके से, या परपेंडिकुलर हो जाए, ये आपका क्या है, तो L2 मान लो, और यह आपका क्या है L1 मान लो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका कंडीशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिएगा, यहाँ से जब परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, जो थीटा बन रहा था वह क्या बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एंगल क्या निकालना सीखे हैं, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस का N1 N2 होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से cos के थीटा की जगह क्या लिखोगे, 90 लिखोगे, तो cos 90 क्या हो जाता है दोस्तों, cos 90 जीरो हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो कंडीशन आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस का N1 N2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका कंडीशन क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कुछ इस तरीके से, मान लो से यह एक कोई लाइन है L1 और यह कोई दूसरा लाइन है L2 है, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कंडीशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका कहता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन L1 बटा L2 इज इक्वल टू M1 बटा M2 इक्वल टू N1 बटा N2 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो आर गिवन दोस्तों। अगर किसी भी दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया हो तो उसके बीच का एंगल अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे एंगल इसका निकालोगे दोस्तों, ठीक है। तो यही कहता है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 हुज डायरेक्शन रेशियो आर A1 A2 A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 रेस्पेक्टिवली, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इंटू रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मान लो से यही कोई एक दो लाइन दिया गया है, ठीक है। यह एक कोई आपका लाइन इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। यह L1 है, यह आपका L2 है दोस्तों, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से यहाँ से यह कोई एक लाइन है और यह कोई एक लाइन है, ठीक है। यह आपका क्या है, तो L1 है, यह आपका L2 है। अब इसके बीच का एंगल क्या है, यह थीटा है। तो इसका अगर डायरेक्शन रेशियो अगर आपको A1 B1 C1 दिया गया है और इसका A2 B2 और C2 दिया गया है, तो इसके दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल का फॉर्मूला है दोस्तों यही है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल बटा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ कंडीशन की बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए कंडीशन क्या कहता है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, यहाँ से एंगल बनेंगे यहाँ से 90, तो cos 90 जीरो हो जाता है, अर्थात जीरो में इससे गुना करो तो क्या होगा, यह सब जीरो हो जाता है। अर्थात कंडीशन क्या होता है यहाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू आपका जीरो हो जाता है बच्चों, ठीक है।
उसी तरीके से आते हैं, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो कंडीशन क्या हो जाता है, तो A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन हम लोग क्लास 12 में सीखे हुए थे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखे थे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में सीखे थे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन का कुछ जो इक्वेशन सीखे थे वो इक्वेशन को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन जो सीखे थे उसी को एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या कहता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर एम इज गिवन बाई दोस्तों। ठीक है, मान लो से यह कोई आपका क्या है, यह कोई एक लाइन है। ठीक है, यह कोई क्या है, एक आपका लाइन है और इस लाइन पे आपको एक कोई पॉइंट है जो कि यही ए पॉइंट से आपका पास करता है। ठीक है, और इसका आपको पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है आपको यहाँ से ए दिया गया है, और कोई दूसरा कोई लाइन है जो कि इस लाइन के जस्ट क्या है, यह पैरेलल है, इसका आपको वेक्टर क्या दिया गया है आपको यहाँ से, तो एम वेक्टर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है, और पी क्या है, तो इस लाइन का एनी कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ से, तो आर है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर एम हो जाता है दोस्तों। जहाँ वेक्टर आर क्या है, तो वेक्टर आर जो है से एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए क्या है, तो जो पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर है, और लेमडा एक कांस्टेंट है या स्केलर है, और यहाँ से एम क्या है, तो एम आपका जो है एक वेक्टर है जो कि इस लाइन के जस्ट क्या है, वह पैरेलल है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो a, b, c आर गिवन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करता है, यह कोई एक लाइन है आपका। ठीक है, और यह लाइन जो है ए पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1, z1 दिया गया है, और यहाँ से P कोई एनी पॉइंट इसी लाइन पे है जिसका हम लोग कोऑर्डिनेट क्या माने हुए हैं, तो यहाँ x, y, z माने हुए हैं, और इसी लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो जो है दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ से, तो a, b, c दिया गया है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/में c ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए इस इक्वेशन को कुछ कहा, दिस इक्वेशन इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ से कुछ नोट में लिखेंगे दोस्तों। कहता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 हैविंग डायरेक्शन कोसाइन l m n इज गिवन बाय दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी लाइन है जो कि एक पॉइंट से आपको पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1, z1 दिया गया और उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जब उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, तो x माइनस x1 में l इक्वल टू y माइनस y1/m इक्वल टू z माइनस z1/में n ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c इज गिवन बाई। कोई भी आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया, इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में या पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना है दोस्तों, तो क्या लिखोगे इसको, तो x इज इक्वल टू लेमडा a प्लस x1, y इक्वल टू यहाँ से लेमडा b प्लस y1, यहाँ z इक्वल टू लेमडा c प्लस z1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या है, तो यह पैरामीट्रिक फॉर्म है या कहें पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c इज गिवन बाई। कोई भी आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तब कहेगा उसका एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोस्तों होता है। एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस लेमडा a y1 प्लस लेमडा b और z1 प्लस लेमडा c हो जाता है। जहाँ लेमडा क्या है, तो लेमडा बिलोंग करेगा आपका r में बिलोंग करेगा, यानी कोई रियल नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से कहता है, देखिए यह ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस r।
मतलब इक्वेशन ऑफ अगर एक्स एक्सिस भी तो क्या है, एक लाइन ही है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो अगर वही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा दोस्तों तो यहाँ से y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पूछेगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। जो पूछेगा उसको छोड़कर बाकी जो एक्सिस होगा उसको 0 कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ z एक्सिस पूछेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक जो हम देख रहे थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है कोई एक पॉइंट से पास करता था तो उसका इक्वेशन क्या होता था, इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जो सीखने आ रहे थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से अगर पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, या क्या उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है और उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो उसका देखिए सबसे पहले हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म देखेंगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 इज गिवन भाई दोस्तों, ठीक है। देखो यही आपका क्या है, तो यह आपका कोई एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास करता है, ए और बी से पास करता है। ए का आपका पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से हम लोग लेकर चलते थे वह वेक्टर r1 दिया गया है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाता है। जहाँ वेक्टर r क्या है, तो वेक्टर r जो है से इसी लाइन पर का एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और r1 क्या है, तो जिस पॉइंट a से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर है, और r2 क्या है आपका, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b है, और लेमडा क्या है, तो लेमडा आपका एनी स्केलर होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 इज गिवन बाय दोस्तों। देखो यही आपका कोई एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास करता है, या a जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया x1, y1, z1, b है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया x2, y2, z2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या मान लिया, तो यहाँ से P कोई एनी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x, y, z होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा z2 माइनस का z1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब बच्चों आते हैं हम लोग कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे से कोलिनियरिटी या कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है वैसा दो या दो से अधिक पॉइंट जो एक ही लाइन पे अगर लाई करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे में देखो यहाँ से तीन कोई पॉइंट है जो कि एक ही लाइन पे आपका क्या कर रहा है, तो वह लाई कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पे वह तीनों, एक ही लाइन पे वह तीनों पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो यह तो आपका डिफिनीशन हो गया। जब हमको उसका कंडीशन क्या है अगर कोई पूछ देगा या कहे क्वेश्चन में कह देगा से आप प्रूफ कीजिए से तीनों पॉइंट क्या है, तो कोलिनियर हो, तो कैसे प्रूफ करोगे। तो इसके लिए यहाँ से कंडीशन क्या है, द कंडीशन ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स ए x1, y1, z1, b x2, y2, z2 एंड c x3, y3, z3 टू बी कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर कब होगा, देन x3 माइनस x1 होल बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1 ही इसका क्या होता है, तो कंडीशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं किसी भी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी किसी भी दो एंगल के दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें एंगल कैसे निकालता है, कोई भी दो लाइन का आपको या तो वेक्टर इक्वेशन दे देगा तो एंगल निकाल सकते हो, या दोनों लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दे देगा तो भी आप एंगल निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं वेक्टर फॉर्म में। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 एंड r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2 दोस्तों, ठीक है। यह क्या है, दो स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको दिया गया है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है दोस्तों। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 या m1 डॉट m2 होल बटा यहाँ से m1 का मैग्नीट्यूड इंटू m2 का मैग्नीट्यूड का होल मॉडुलस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ फेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए यही आपका कोई एक लाइन L1 है, ये आपका L2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का क्या मान लिए हैं, यहाँ से हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो इस फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है यह,
सेकेंड लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ दिया गया है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू m1.m2 होल बटा मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2, जहाँ थीटा क्या है, तो थीटा जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ से कंडीशन की बात करते हैं। सर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तो क्या कंडीशन होगा दोस्तों, तो कहता है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा दोस्तों, दोनों के बीच का एंगल आपका क्या होगा, तो यहाँ से 90 डिग्री हो जाता। और जब 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों तो एंगल अभी निकालना हम लोग क्या सीखे हैं, तो एंगल क्या हो जाता था, तो एंगल यहाँ से देखिए दोनों के बीच का क्या होगा, यहाँ से एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम लोग एंगल निकालना क्या सीखे थे, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 वेक्टर डॉट m2 का वेक्टर अब बटा में यहाँ से m1 का मैग्नीट्यूड अब इंटू m2 का मैग्नीट्यूड सीखे थे दोस्तों। ठीक है, और इसी का मॉड होता था, तो यहाँ से cos से 90 क्या हो जाता है, cos 90 जीरो हो जाता है, जीरो से गुना को तो जीरो हो जाएगा, अर्थात यहाँ से m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट में आता है इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो m1 वेक्टर m1 इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर m2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हो दोस्तों हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस देन, तो अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो आपका दोनों के बीच का एंगल आपका यही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन आते हो, कोई भी अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा दोस्तों, तो इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो होगा। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा, यहाँ से a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, दो स्क्यू लाइंस के बीच का न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, उसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर m1 एंड वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर m2 दिया गया है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से था m1 वेक्टर m1 क्रॉस वेक्टर m2 डॉट वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 होल बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m1 क्रॉस वेक्टर m2 का होल मॉड होता है दोस्तों। ठीक है, यही इसका क्या हो जाता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है जो कि वेक्टर फॉर्म में ही होता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, यहाँ एक नोट्स की बात करेंगे, इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए देन बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन या दो स्क्यू स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, आपको द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, कोई भी आपको दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया तो आप कहता है उसके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2 हो जाता है होल बटा रूट अंडर, क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या लिखोगे यहाँ से b1 c2 माइनस माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसमें इससे गुना करोगे और इसमें इससे गुना करके होल स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ से इसको डिलीट करोगे और यहाँ क्या लिखोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, इसमें इससे गुना करके होल स्क्वायर चढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, अर्थात हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है यहाँ से,
तो डिटर्मिनांट ऑफ x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2 होल बटा रूट अंडर b1 c1 b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो वही चीज़ फिर होगा। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो देन बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका क्या कंडीशन होता है, तो x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 3D का जो क्लास 12th में जो भी चीज़ हम पढ़े थे प्लेन को छोड़कर, यानी स्ट्रेट लाइन की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन का जो भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लेके आएंगे, और यह सब चीज़ आप अगर पढ़ लेते हैं, जो अभी पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, जो पेपर 2 के ग्रुप डी में जो 3D पढ़ना था दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा और काफ़ी आपको मदद होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।